का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है आपके फेवरेट शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज खबरों वाला दिन है, आज बहुत सारी खबरें हैं देश से विदेश से। सबसे बड़ी खबर आपके हिसाब से आज कौन सी है? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खबर रूस से है और रूस की जगह अमेरिका से है। पिछले दो तीन दिनों से टोक्यो में जो क्वाड की बैठक चल रही थी, उसके समानांतर दुनिया के बॉन्ड बाजारों में रूस के सबसे बड़े डिफॉल्ट की तैयारी शुरू हो गई है। क्या है वो रूस का डिफॉल्ट? कल रात में 12 बजे भारतीय समय के अनुसार अमेरिका ने कोई एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जिससे रूस अपने सबसे बड़े डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। और बिजली क्षेत्र में संकट गहरा रहा है। जून में गर्मियां भारत की बिजली कटौती पर शायद और भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबरें होंगी और कौन से बड़े मुद्दे आज मनी सेंट्रल में शामिल हैं, उसके लिए देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी रूस से। बड़ी आफत में फंस गया रूस। क्यों बिक गया दुनिया का फेमस फुटबॉल क्लब चेल्सी? दुनिया पर दिख रहा मंदी का साया। महंगाई के मोर्चे पर हरकत में आई भारत की सरकार। कौन खरीदेगा हिंदुस्तान जिंक को? ये चर्चा करेंगे। और उसके बाद चर्चा होगी बिजली संकट पर। नहीं थम रहा बिजली संकट, भारी पड़ेगी जून की गर्मी। लेकिन जैसा मैंने कहा, शुरुआत रूस से। रूस के ऊपर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। रूस से बॉन्ड पेमेंट प्राप्त करने के खिलाफ अमेरिका ने अपने नागरिकों और बैंकों पर जो प्रतिबंध घोषित किया था, उस पर छूट देने से अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मना कर दिया है और वह अब प्रतिबंध आज रात से लागू हो रहा है। पहले अमेरिकी बैंकों को इस प्रतिबंध से छूट मिली हुई थी। बैंक रूस से बॉन्ड पेमेंट ले रहे थे और फायदा रूसी करेंसी रूबल को मिल रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने प्रतिबंध को लागू करने का फैसला लिया है। सर, रूस डिफॉल्ट करेगा, ये बात अब बिल्कुल लगभग तय है। प्रतिबंध लग गया है, आज रात से लागू हो जाएगा। रूस के इस डिफॉल्ट के मायने क्या हैं? शुभम, ये जो फैसला कल रात में आया, ये मुझे लगता है कि क्वाड की बैठक के समानांतर अचानक रूस और यूक्रेन का युद्ध सुर्खियों से बाहर था। ये वापस रूस को सुर्खियों के केंद्र में ले आया है। और ये जो फैसला है, ये तकनीकी फैसला है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले तक रूस ने इतना बड़ा डिफॉल्ट नहीं देखा था जो डिफॉल्ट अब होने वाला है और शायद रूस के इतिहास का वो सबसे बड़ा डिफॉल्ट होगा, ऐसा माना जा रहा है। हुआ यह है दरअसल कि रूस को इससे पहले अपने विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी कर चुकाने के लिए। ये पुराने प्रतिबंधों का हिस्सा था। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका ने एक खिड़की खोल रखी थी जिसमें अमेरिका के इंडिविजुअल्स और बैंक्स रूस से कैश में पेमेंट ले सकते थे। यानी जो डॉलर्स रूस कलेक्ट कर रहा है दुनिया से तेल बेचकर या गैस बेचकर, उसे वो उसका पेमेंट में भुगतान कर सकते थे। इसके लिए स्पेशल लाइसेंस जारी किए थे अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने, जिसे वहां ट्रेजरी विभाग कहा जाता है। उस लाइसेंस को एक्सपायर कर दिया गया है, उसे खत्म होने दिया गया, उसे रिन्यू नहीं किया गया। करीब 5-6 दिन पहले अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने इसकी तरफ इशारा किया था कि हम ये टेम्परेरी व्यवस्था इसे लंबे समय तक जारी नहीं रहने देंगे। ये रात में जब फैसला आया, उसके बाद पूरी दुनिया के बॉन्ड बाजारों में अचानक काफी हलचल फैल गई। ये शुक्रवार रूस पर भारी होने वाला है। इस शुक्रवार को करीब करीब $1 बिलियन की पहली बड़ी देनदारी आ रही है जो शायद रूस चुका नहीं पाएगा, ऐसा बाजार में माना जा रहा है। और इस साल अभी से लेकर इस अगले पूरे साल तक रूस को बार बार कई जगह डिफॉल्ट के खतरे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस साल कई बार रूस के बॉन्ड पेमेंट्स की देनदारी आ रही है। लेकिन इसमें एक पहलू और एक पेंच समझना जरूरी है कि ये सारी के सारे प्रतिबंध अमेरिका के कर्ज पेमेंट पर लागू हैं। जो अमेरिका के बाहर यूरोप का कर्ज है, जो यूरोप की और बाकी करेंसीज में है, वहां अभी इस तरीके का प्रतिबंध नहीं लगा है। पर बॉन्ड बाजार ये मान रहा है कि अमेरिका दुनिया के अन्य देशों को, अन्य बाजारों को भी इस बात के लिए बाध्य करेगा सैंक्शंस प्रक्रिया के तहत कि रूस के पास भले ही विदेशी मुद्रा मौजूद हो, उसे विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल की छूट नहीं मिली है, फिर भी विदेशी मुद्रा रूस के पास है क्योंकि रूस तेल और गैस से लगातार कैश में पेमेंट्स ले रहा है, उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। तो यहां से प्रतिबंधों का एक और बड़ा और तकनीकी दौर शुरू होता है जहां रूस के पास जो तेल गैस बेचकर विदेशी मुद्रा आ रही, उसका भी इस्तेमाल करने से उसे रोका जाएगा, खासतौर से कर चुकाने में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कर चुकाने में रूस डिफॉल्ट करेगा तो उसका असर रूस की मुद्रा की स्थिरता पर पड़ेगा जो लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रही। सर, मेरा अगला सवाल रूबल से ही था कि इस डिफॉल्ट का रूबल से कैसे सीधा रिश्ता है, क्योंकि अगर हम अभी देखें तो रूस का जो रूबल है वो अपने 7 साल की ऊंचाई पर है यूरो के मुकाबले। कैसे इस डिफॉल्ट का सीधा रिश्ता रूबल से जोड़ा जाएगा?
डॉलर के मुकाबले 4 साल की ऊंचाई पर है रूबल, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था पर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो अब जैसे हमने देखा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शुभम मनी सेंट्रल में कि यूरोपीय देशों के बीच में इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही है कि वो रूस के तेल और गैस पर तत्काल पाबंदी लगाएं। इसके लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें कि अगस्त से और उसके बाद दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अगर डिफॉल्ट होता है, कोई कंट्री डेट चुकाने में, कर चुकाने में डिफॉल्ट होती है, तो उसकी असर उसकी मुद्रा की साख पर पड़ती है। इस समय रूबल को जो पूरी ताकत मिली हुई है, रूस की अपनी अर्थव्यवस्था में, मैक्रो इकोनॉमी में ताकत नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था वैसे भी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया में नहीं गिनी जाती रही है। रूस में आर्थिक विषमताएं हैं, रूस में गरीबी है, लेकिन अभी जो रूबल की पूरी ताकत है वो उस डॉलर से है या उस यूरो से या उस विदेशी मुद्रा से मिली है जो तेल और गैस की खरीद के तौर पर आ रही। और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा फायदा रूस की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार ऊंची। तो अब यह रणनीति अमेरिका और पश्चिम देशों की नई रणनीति है जिसके तहत रूस को धीमे धीमे बॉन्ड मार्केट में डिफॉल्ट की तरफ बढ़ाया जाए और उसका असर फिर उसकी करेंसी की साख पर पड़ेगा। साख पर हो। एक और बड़ी खबर रूस से ही जुड़ी। इस बीच रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूसी उद्योगपति रोमन अब्रामोविच को मजबूर होकर अपने फुटबॉल क्लब चेल्सी को बेचना पड़ा। करीब 4.25 अरब पाउंड की इस डील को ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दे दी। हालांकि इस डील का पैसा अब्रामोविच को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। क्लब को अमेरिकी उद्योगपति टोड बोहले ने खरीदा है। सर, ये डील काफी चर्चा में थी, काफी सुर्खियों में थी, कितनी इंपॉर्टेंट है ये डील दरअसल? शुभम, इसका सीधा संबंध रूस और यूक्रेन युद्ध से है। एक तो चेल्सी जो फुटबॉल के फैन हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए चेल्सी नया नाम नहीं है, दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब्स में है। काफ़ी इतिहास चेल्सी के पास है। हाल फिलहाल में के वर्षों में चेल्सी ने डिफरेंट लीग्स में और यूरोप फुटबॉल क्लब्स के वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। महत्वपूर्ण ये कि हम इसे इसलिए इस पर चर्चा करना ज़रूरी समझते हैं, हमने इसमें शामिल किया है कि ये रूस के ओलिगार्क के खिलाफ जो रूस में पुतिन के करीबी उद्योगपति हैं, जो आमतौर पर एक 15-20 बड़े उद्योगपति हैं जिनके हाथ में रूस की पूरी अर्थव्यवस्था है, सारी बड़ी कंपनियां वो संभालते हैं, उसमें किसी ओलिगार्क के संपत्ति की पहली बड़ी नीलामी है और ये सबसे पहला बड़ा फैसला है जो दुनिया ने लिया है। रोमन अब्रामोविच ने 2003 में शायद चेल्सी को खरीदा था, जहां तक मुझे याद आता है, और उसके बाद से चेल्सी को 2003 में खरीदा था और उसके बाद चेल्सी ने काफ़ी ग्रोथ की। चेल्सी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। चेल्सी में रोमन अब्रामोविच ने पैसा भी लगाया। चेल्सी ने उसके बाद करीब 21 ट्रॉफीज जीती अब्रामोविच के खरीदने के बाद। इसमें 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स थे, 2 चैंपियनशिप लीग्स थी और एक क्लब वर्ल्ड कप था। ये डील जिसे टॉड बोले ने खरीदा है, टॉड बोले LA डॉजर्स के मालिक हैं जो अमेरिका का टॉप बेसबॉल क्लब है और वो अमेरिका की स्पोर्ट्स बिजनेसमैन में टॉप पर है। उनकी एक NBA टीम भी है। LA डॉजर्स के लिए और दुनिया के क्लब्स की सेल के लिए सबसे बड़ी डील है। हाल फिलहाल के वर्षों में इतनी बड़ी $5.2 बिलियन की डील हुई है। पर इस डील से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस डील का ढांचा है। डील का ढांचा समझना इसलिए ज़रूरी है कि इस बिक्री का कोई पैसा रोमन अब्रामोविच को नहीं जाएगा। बिल्कुल। चेल्सी फुटबॉल क्लब को ब्रिटिश सरकार संचालन के लिए लाइसेंस देती है और वो लाइसेंस अब टोड बॉले के पास जाएगा, रोमन अब्रामोविच के पास, और उस डील से जो पैसा मिलेगा उस पैसे का एक हिस्सा यूक्रेन में युद्ध पीड़ितों के और जो वार से प्रभावित लोग हैं उनकी चैरिटी पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा टॉड बॉले ने चेल्सी क्लब में निवेश के लिए भी एक नया कार्यक्रम घोषित किया है। तो यहाँ से रूसी ओलिगार्क्स की जो पूरी दुनिया में फैली हुई संपत्तियां हैं, जर्मनी में, मध्य पूर्व के देशों में, उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू होती है और उसका रास्ता ब्रिटेन ने में चेल्सी फुटबॉल क्लब की बिक्री के साथ खुल गया। बिल्कुल। अगर आप मनी सेंट्रल के साथ हैं तो देखिए, चाहे खबर रूस की हो, चाहे वो दावोस की हो, चाहे वो फुटबॉल क्लब से जुड़ी हो या आपके घर बिजली नहीं आ रही इससे जुड़ी, आपको सारी पूरी जानकारी नए विश्लेषण के साथ, नए नजरिए के साथ मनी सेंट्रल पहुंचाता है। अगली खबर दुनिया की आर्थिक मंदी से जुड़ी। महंगाई की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की गिरफ्त में फंस सकती है, ऐसी आशंका दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर जताई गई है। यहां दुनिया भर के बिजनेस और पॉलिटिकल लीडर इकट्ठे हुए हैं। जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक ने कहा कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं और जो एक दूसरे से गुथी हुई हैं, बंधी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में महंगाई, ऊर्जा संकट, खाद्य संकट और पर्यावरण संकट का सामना कर रही है।
दुनिया में अगर ये चारों समस्याओं में से किसी एक से एक समय पर लड़ा गया तो ये समस्या खत्म नहीं होगी, सभी चुनौतियों से एक साथ निपटना होगा, उन्होंने ये भी कहा। अगर समस्या का हल निकालना है तो दुनिया बहुत बड़ी मंदी में फंस सकती है अगर उस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो। सर, दुनिया भर में मंदी की बातें क्यों होने लगी अचानक? अब इससे पहले भी, समिट से पहले भी एक दो देशों से ये बात आई थी कि रिसेशन का खतरा है, शॉर्ट टर्म रिसेशन की बात अमेरिका में शुरू हुई थी, अब ये बात यहाँ भी बोल दी गई। शुभम, WF में तमाम सब चर्चाओं के बाद जो टॉप ऑफ द लाइन, जो सबसे बड़ी सुर्खी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से निकली, डावोस से, वो ये थी कि दुनिया मंदी में नहीं है लेकिन मंदी की तरफ खिसक रही है। और उस बात में को समझना जरूरी है। हम अभी रिसेशन की स्थिति में नहीं गए हैं लेकिन आसार अच्छे नहीं है, संभावनाएं अच्छी नहीं है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पूरी दुनिया के देशों को महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हैं। इतिहास ये बताता है कि जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो छोटी अवधि के लिए, 6 महीने से 1 साल के लिए, अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर का पहिया थम जाता है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से 1.5 दशकों से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं सस्ती पूंजी पर दौड़ रही हैं। पूंजी महंगे होने का असर कई जगह पड़ रहा है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सस्ती पूंजी के साथ जितने नए कारोबार दुनिया में शुरू हुए थे, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे वो नए तरीके के निवेश हों, उन सब में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर पूरी दुनिया के बाजारों में आप पुराने ब्रिक एंड मोटार उद्योगों से अलग जो नए उद्योग देखें, जहां से रोजगार है, जहां से संभावनाएं आती दिख रही थी, उनमें सब में गिरावट आ रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विशेषज्ञों ने, उद्योगपतियों ने, दुनिया के नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि जो मौजूदा परिस्थिति है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आ रही महंगाई हो, चाहे वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो, सप्लाई चेन के सीरियस कंसर्न हो, ये सब मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक छोटी सी मंदी की तरफ या छोटे से स्लोडाउन की तरफ ढकेल सकते हैं। अलग अलग देशों पर इसका असर अलग अलग तरीके से होगा। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, चाहे वर्ल्ड बैंक के, IMF के, सबने ग्लोबल ग्रोथ के जो आउटलुक्स हैं उनको सबको डाउनग्रेड किया है, उन्हें घटाया है। तो एक तो ये परिस्थिति है कि पूरी दुनिया की विकास दर गिरेगी। इसका असर में विश्व व्यापार पर दिखाई देगा, ट्रेड पर दिखाई देगा। इसलिए दुनिया के वो देश जो निर्यात में सबसे आगे हैं, उनके लिए आने वाले 6 महीने 8 महीने मुश्किल में होने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सप्लाई चेन की शॉर्टेजेस के कारण दुनिया में महंगाई को फिलहाल अभी थामा नहीं जा सकेगा। और WEF से जो चेतावनी है, जो ये परिस्थिति निकली है, इसके हम व्यापक असर अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं पर देखेंगे। और जैसा अंशुमान जी ने कहा कि महंगाई को नहीं थामा जा सकेगा अगर कर्ज महंगा नहीं किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। महंगाई की आग में घी का काम किया कच्चे तेल ने, जो $110 के ऊपर बना हुआ है। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं जहां जरूरत का अधिकतर कच्चा तेल आयात किया जाता है, वहां चुनौती और बड़ी है। सर, यहां एक कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ दुनिया में मंदी की बातें हो रही हैं, स्लोडाउन की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ कच्चा तेल खौले पड़ा है। अगर मंदी आ रही है तो तेल की डिमांड तो घटेगी, इस वजह से तो तेल नीचे होना चाहिए था। ये विरोधाभास क्यों है? हाँ, WEF की बैठक से पहले और अमेरिका में मंदी की संभावना से पहले हमने बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखी थी, करेक्शन देखा था, नीचे के साइड से 110 से 100 के आसपास आया था। लेकिन फिर उसके बाद हमने WTI जो अमेरिका का बेंचमार्क क्रूड है और ब्रेंट है, इनमें सब में $100 और $110 के आसपास की तेजी देखी। यहाँ ये जो अंतर्विरोध, जिस कंट्राडिक्शन की तरफ शुभम आप इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि मंदी आई नहीं है। ये पहली गिरावट जो तेल की कीमतों में आई थी, वो चीन में लॉकडाउन के कारण और चाइनीज अर्थव्यवस्था में कामकाज बंद होने के कारण आई थी। कल हमने विस्तार से चर्चा की कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर पूंजी झोंकने जा रहा है, ब्याज दरों में कमी करने जा रहा है, बड़ी टैक्स रियायतें देने जा रहा है। तो तेल बाजार को दिख रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था अगले 6-7 महीने के अंदर इतना पैसा, इतनी पूंजी पंप करेगी अपनी इकोनॉमी में कि रिसेशन टाली जा सकती है, रुक सकती है। और खासतौर पर चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग में कमी नहीं आएगी। अमेरिका में ड्राइविंग सीजन शुरू होता है, इसको ड्राइविंग सीजन कहते हैं। अमेरिका में लोग इस समय ट्रैवल पर निकलते हैं, तो अमेरिका में WTI की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही। और सबसे अंतिम बात यह कि दुनिया के जो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं, जो दुनिया के तेल बाजार को कंट्रोल करते हैं, खासतौर से जो ओपेक इकोनॉमीज हैं, उन्होंने फिलहाल इन सारी परिस्थितियों से बिल्कुल बेफिक्र रहते हुए उत्पादन में बढ़ोतरी के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया। वो उत्पादन में बढ़ोतरी उसी गति से जारी रखेंगे। यानी ओपेक इस बात पर मुतमईन है, या ये कहें कि ओपेक इस बात के ऊपर प्रतिबद्ध है कि वो उत्पादन को उस सीमा तक नहीं बढ़ाएगा कि कीमतें $100 से नीचे आ सकें। और इसलिए रिसेशन की संभावनाओं के बाद भी ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं और शायद कुछ समय तक बनी रहेंगी। और ये जब तक बनी रहेंगी तब तक हमारी भी मुसीबत बनी रहेगी। और फिलहाल जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब ब्रेंट क्रूड $115.06 पर ट्रेड कर रहा है। बात अब घर की घरेलू खबरों की। सरकार महंगाई से कहिए इतना डर गई है कि जिन चीज़ों में ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर अब एक्शन लेने लगी है। ताज़ा मामला चीनी से जुड़ा है। क्या मामला है, देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट।
की जली सरकार अब छाछ भी फूंक फूंक कर पीने की स्थिति में दिख रही है। गेहूं निर्यात से बढ़ी आटे की महंगाई ने सरकार को सबक सिखा दिया है और अब सतर्क सरकार उन चीजों के लिए भी संवेदनशील दिख रही है जिनकी मांग और सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई चिंता नहीं दिख रही। ताजा मामला चीनी का है। ना तो इसका भाव बढ़ा है और ना ही सप्लाई को लेकर आशंका है, लेकिन फिर भी सरकार ने चीनी के निर्यात पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। 1 जून से सिर्फ उन्हीं निर्यातकों को चीनी एक्सपोर्ट करने दी जाएगी जिनके पास उपभोक्ता मंत्रालय की अनुमति होगी। सरकार नहीं चाहती कि सितंबर तक चीनी निर्यात आंकड़ा 100 लाख टन के पार जाए। साल भर के दौरान देश में लगभग 272 लाख टन चीनी खपत की उम्मीद है, जबकि इस साल इंडस्ट्री ने 350 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया है। ऊपर से पिछले साल की लगभग 82 लाख टन चीनी बची हुई है, यानी इस साल कुल सप्लाई 432 लाख टन अनुमानित है और इसमें खपत को निकाल दें तो भी 160 लाख टन स्टॉक रह जाता है। घरेलू खपत से बचने वाले इसी 160 लाख टन स्टॉक से इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही थी और 18 मई तक 75 लाख टन का एक्सपोर्ट हो भी गया था। उम्मीद ये भी थी कि सितंबर तक और 20-25 लाख टन का निर्यात हो जाएगा, यानी सरकार की तय सीमा के भीतर ही निर्यात रहेगा। लेकिन तेल और आटे की महंगाई से बैकफुट पर आई सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहती। इसके अलावा निर्यात पर लगाम लगाने के पीछे चीनी की बड़ी खपत भी एक वजह है। कोरोना से उबरने के बाद देश में चीनी की मांग पिछले साल से 7 लाख टन ज्यादा है। अक्टूबर से अप्रैल के दौरान देश में 160 लाख टन से ज्यादा चीनी की खपत हुई है। पिछले साल इस दौरान 153 लाख टन चीनी की खपत हुई थी। अगर खपत ज्यादा बढ़ी और निर्यात भी नहीं रुका तो बरसात के बाद सप्लाई को लेकर आशंका बढ़ने का जोखिम था। चीनी निर्यात पर अंकुश लगाने के असर शेयर बाजार में सूचीबद्ध शुगर स्टॉक पर भी दिखा। मंगलवार को शेयरों में तेज गिरावट के बाद बुधवार को भी कई शेयरों में लोअर सर्किट लगे, यानी चीनी को लेकर जिस डर से सरकार ने निर्यात पर लगाम लगाई है उसी वजह से अब शेयर बाजार भी डरने लगा है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। चीनी की बात खाने के तेल की। खाने के तेल की महंगाई को कम करने के लिए मंगलवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 2 साल तक क्रूड सोयाबीन तेल और क्रूड सूरजमुखी तेल के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दे दी, यानी कि अब आयात करने पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक इन दोनों तेलों पर 5.5% आयात शुल्क लगता था, लेकिन अगले 2 साल तक 20-20 लाख टन इंपोर्ट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि इंपोर्ट तय लिमिट से ज्यादा हुआ, यानी 20-20 लाख टन से ज्यादा हुआ तो आयात शुल्क भरना पड़ेगा। ये ड्यूटी केवल 20-20 लाख टन तक की सीमित है। देश में खाने तेल की जरूरत का लगभग 60 से 65% तेल आयात करना होता है। आयात होने वाले तेल में 20 से 22% हिस्सेदारी सोयाबीन तेल की है और 15% हिस्सेदारी सूरजमुखी तेल की है। सोयाबीन का तेल कहां से आता है? अर्जेंटीना और ब्राजील से। सूरजमुखी का तेल कहां से आता है? रूस से, यूक्रेन से, अर्जेंटीना से। अब क्योंकि युद्ध छिड़ गया है तो रूस और यूक्रेन से सप्लाई हुई नहीं, जिसकी वजह से भाव में तेजी आ गई। सर, चीनी पर निर्यात रोका, गेहूं पर निर्यात रोका, खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, स्टील पर भी काम हुआ। तमाम पूरी ये दिखा रहा है कोशिश सरकार कम से कम हरकत में आई है। महंगाई अब उसके चिंता के केंद्र में है। लेकिन क्या ये महंगाई रुकेगी? हमें और आपको ये कब महसूस होनी शुरू होगी कि हाँ अब महंगाई कम हुई? और सारी चीजें जिनका जिक्र शुभम आपने किया, सबकी अलग अलग इकोनॉमिक्स है। गेहूं की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है, चीनी की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है, खाद्य तेल की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है। और आमतौर पर सरकारें जब बहुत तेजी से नीजरक फैसले लेती हैं तो बाजार और बाकी लोग इन सब का अंतर संबंध एक साथ देखने लगते हैं। गेहूं के मामले में हम निर्यातक नहीं थे, गेहूं के मामले में अपनी जरूरत के लिए करते थे। चीनी के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। ब्राजील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, हम दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर और दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। चीनी के निर्यात के फैसले ने लोगों को हिला दिया। आज हमने शेयर बाजार में चीनी स्टॉक्स की वो बुरी हालत देखी क्योंकि भारत चीनी का प्रमुख निर्यातक है। बहुत सारे लोग बाजार में मान रहे हैं कि यहाँ डिमांड सप्लाई की समस्या नहीं थी, यहाँ आपूर्ति पर्याप्त है। आपके पास अगला सीजन भी आ रहा है जिसमें चीनी का उत्पादन होगा, लेकिन सरकार को यह डर था कि चीनी की कीमतें भी ना कहीं बढ़ने लगें, उस पर रोक लगा दी गई।
एक किस्म से जब एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाए जाते हैं तो हम कोटा परमिट राज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कोटे तय किए जाएंगे, लाइसेंस दिया जाएगा। वही हमने क्रूड एडिबल ऑयल के तौर पर भी देखा कि 20 लाख टन का कोटा, वो कोटा किस कंपनी को मिलेगा, वो कितना निर्यात कर सकेगी, ये सारे फैसले अचानक जब मुक्त बाजार की व्यवस्था में सरकार, डरी हुई सरकार दखल करती है तो बहुत सारे डिस्क्रिशनरी, विवेकाधीन फैसले होना शुरू होते हैं। तो चीनी उद्योग उस तरफ बढ़ चला है और उसका सीधा असर हमें चीनी उद्योग के स्टॉक्स पर और डर के तौर पर दिखाई दिया। लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तो वो सामने दिखाई दे रहा है। क्रूड एडिबल ऑयल या खाने के तेल पर आयात शुल्क में जो छूट दी गई है, जीरो ड्यूटी के दायरे में लाया गया 20 लाख टन को, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस सस्ते तेल आयात के दम पर जो पैक्ड ऑयल है उसकी कीमत कम करा सकेगी? क्योंकि इंटरवेंशन तो वहाँ ज़रूरी है, कंपनियों के ऊपर दबाव ज़रूरी है कि वो अगर उन्हें ये रियायत मिल रही है और उन्हें बगैर इंपोर्ट ड्यूटी चुकाए हुए खाने के तेल के इंपोर्ट की छूट मिल रही है तो वो कीमतें कम करके उसे पास ऑन करना शुरू करें। और यहाँ हम भारत के रेगुलेटर्स की विफलता के लंबे अध्याय देखते हैं। भारत के रेगुलेटर्स अगर उपभोक्ताओं के लिए कोई फैसले लेते भी हैं तो उन्हें लागू नहीं करा पाते। जीएसटी की परिस्थिति हमारे सामने है, एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के भीतर मुकदमे चल रहे हैं जिसमें कंपनियों ने जीएसटी में कटौती पास ऑन नहीं की थी। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। सरकार ने महंगाई को केंद्र में लिया है, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी के राजस्व का नुकसान उठाया है जो बजट पर भारी पड़ेगा, उसके बाद भी क्या वो उतनी सब्सटेंशियल कमी खाद्य तेल की कीमतों में करा पाएगी जो प्रमुख तेल बेचने वाली भारत में खाद्य तेल बेचने वाले ब्रांड हैं या नहीं, ये हमें अगले 5-6 हफ्तों में दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल, तो बात यह है कि आसमान से गिरे कहीं खजूर में ना अटक जाए, नीचे तक आ जाए, तभी वो जो राहत है वो हम तक और आप तक पहुंचेगी। अंजुमान जी ने अपनी बात जहां से शुरू की वहां ये कहा कि सरकार के कुछ नी जर्क रिएक्शन, वो नी जर्क रिएक्शन कैसे दिक्कत भी पैदा कर देते हैं, अगली खबर उससे जुड़ी। गेहूं निर्यात पर लगी रोक के बाद गेहूं व्यापारियों और अनाज ट्रेड से जुड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच जंग छिड़ गई है। ये जंग इतनी हो गई कि लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है। निर्यात पर रोक के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों ने व्यापारियों से गेहूं खरीद के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। उनका तर्क ये है कि जब गेहूं का एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो हम व्यापारियों से खरीदें क्यों, जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो एक्सपोर्टर्स के साथ नहीं किए थे, कंपनियों के साथ किए थे। सर, झगड़े का समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर जिस खिड़की से देखें बात तो दोनों की सही लग रही है। हाँ, अब ये वही बात है, पॉलिसी में जब अस्थिरता होती है, सरकारें देर से सोकर जागती हैं, तो हम ऐसी परिस्थिति देखते हैं। अब इसमें तीनों स्टेक होल्डर्स फंसे हुए हैं। सडनली सरकार को अचानक याद आया कि हमको एक वीट एक्सपोर्ट नहीं करना है, मार्च तक, फरवरी तक हम वीट एक्सपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट खोलने की बात कर रहे थे, और उसके बाद अब ये पूरी की पूरी स्थिति लिटिगेशन की में चली गई है। यहाँ इस दुविधा जो आपने बताई वो ये है कि किसानों को पैसा कौन देगा, किसानों के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, ट्रेडर्स के पास अब वो का वीट अगर एमएनसीज या एक्सपोर्टर नहीं खरीदेंगे तो उनको पैसा कौन देगा। नतीजा ये हुआ कि हमने इस अचानक पॉलिसी के बदलाव से कई मंडियों में कीमतें नीचे टूटते हुए देखी। हमने देखा कई मंडियों में गेहूं की कीमतें टूटी, यानी एक थोड़े समय के लिए 15-20 दिन 25 दिन के लिए किसानों को गेहूं की अच्छी कीमत मिली और उसके बाद वो नीचे आ गई। ये होता है सरकारों की जो नीतिगत प्रैग्मेटिज्म है, जो दूरदर्शिता है, जब वो जल्दबाजी में फैसले ले आते हैं तो उसका नतीजा है। अब यहाँ जो दुविधा है वो ठीक लगभग ऐसी दुविधा आपको चीनी के मामले में भी आएगी, क्योंकि चीनी के भी एक्सपोर्ट के सौदे खड़े हुए हैं, तैयार खड़े हुए हैं, उनको कैसे रोका जाएगा। हालांकि सरकार ने उसमें कहा है कि जिनके एक सीमा तय की है। यही स्थिति स्टील के बारे में हम कल बात कर चुके हैं कि स्टील इंडस्ट्री कह रही है कि हमको 3 महीने तक सारे पहले स्टील के सौदे पूरे कर लेने दिए जाएं। अब यहाँ या तो सरकार को ये रिलैक्स करना पड़ेगा, मौजूदा जितने भी निर्यात के सौदे हैं उन्हें जारी रखना पड़ेगा, और अगर वो जारी रखते हैं तो फिर तो भारतीय बाजार में गेहूं की कीमत में वो गिरावट नहीं देखी जाएगी। अब ये दुविधा की परिस्थिति है, केंद्र सरकार को इसमें एक्सपोर्टर्स से और ट्रेडर्स से बात करके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नीतियां जब बहुत तेजी से बदलती हैं तो इस तरीके के फैसले में इस तरीके की उलझनें आती हैं, और ये शायद इतनी आसानी से सुलझने वाली गुत्थी भी नहीं है। बिल्कुल। अगली खबर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी हो या महंगाई को लगाम लगाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हो, इनका सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ेगा। सरकार ने माना भी है कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की पैसे की ज़रूरत होगी। उसकी भरपाई के लिए सरकार ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट की माने तो सरकार आने वाले दिनों में सरकारी कंपनियों में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। सरकार आईटीसी में अपनी 8% हिस्सेदारी, एक्सिस बैंक में अपनी 4.6% हिस्सेदारी को बेच सकती है। इस हिस्सा बिक्री से सरकार को लगभग 22,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान भी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार हिंदुस्तान जिंक में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। साथ ही भारत पेट्रोलियम में भी जो हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया थम गई थी, रुक गई थी, उसको भी दोबारा से शुरू किया जा सकता है। सर, कंपनियों के नाम बहुत सारे हैं,
लेकिन चर्चा ये है कि हिंदुस्तान जिंक को सबसे पहले, सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, बेचा जा सकता है। ऐसा क्यों? आज जो खबरें हमारे पास छनकर आई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने हिंदुस्तान जिंक में जो सरकार की बची हुई हिस्सेदारी है लगभग 29.5%, 30% से कम है, उसे बेचने के प्रस्ताव को शायद मंजूरी दे दी। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो पिछले एक महीने से अलग अलग सर्किल्स में चल रही है। हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रही थी वेदांता समूह, जो कि अनिल अग्रवाल की कंपनी है। हमें याद है कि हम लोगों ने एक बार मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि इस समूह ने हिंदुस्तान जिंक के लिए और बीपीसीएल के लिए, दोनों के लिए बोलियां लगाई थी। सरकार ने अंत समय में सही कीमत ना मिलने या तमाम तरीके की उलझनों के कारण वो फैसला वापस ले लिया था और उसे टाल दिया था। इसके खिलाफ वेदांता समूह जो ने एक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू की थी सरकार के खिलाफ, और एक कहा था कि जो रेजिडुअल स्टेक है, यानी जो बची हुई स्टेक हिंदुस्तान जिंक की है, वो उन्हें क्यों नहीं बेची जाती, इस पर फैसला किया जाए। ये आर्बिट्रेशन माना जा रहा है कि जो जिस तरीके की खबरें हैं कि सरकार के समझाने पर इस कंपनी ने वापस ले लिया है। अब इससे सीधे तार जुड़ते हैं कि यदि इस कंपनी ने ये आर्बिट्रेशन वापस ले लिया है तो शायद सरकार अब हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश को तेजी से सामने ला सकती है, क्योंकि इसमें अधिक 70% के आसपास हिस्सेदारी पहले ही बेची जा चुकी है जो वेदांता समूह के आसपास और बाकी निवेशकों के पास है, और करीब 39,000 करोड़ रुपए के आसपास की स्टेक की सेल की संभावना इसमें दिखाई देती है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक लो हैंगिंग फ्रूट है, हाँ, अगर ये लिटिगेशन वापस हो गया है और पीछे सहमति बन गई है तो शायद हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश का रास्ता सामने खुल सकता है। अब मुझे लगता है इस बुलेटिन की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, बिजली संकट आने वाले दिनों में कहीं और ना बढ़ जाए, ऐसी आशंका के चलते सरकार ने पावर प्लांट्स पर अधिक मात्रा में कोयला आयात करने का दबाव बनाया है। लेकिन हुआ क्या? कंपनियां भी तैयार नहीं है, राज्य सरकारें भी तैयार नहीं है। सरकार ने बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को कहा है कि जून के दौरान घरेलू कोयले की सप्लाई घट सकती है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोयला आयात करें। हालांकि कोयला आयात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद कुछ राज्य आयात से मना कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर प्लांट्स को कोयला आयात करने से मना कर दिया है। वहीं आयातित कोयले से बनने वाली बिजली के सस्ता होने की उम्मीद भी नहीं है। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी, पावर कंपनी एनटीपीसी ने कहा है कि अगर वो कोयला आयात करके बिजली उत्पादन करती है तो उसकी फ्यूल लागत 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी, जबकि घरेलू अगर कोयला उत्पादन से वो बनाती है बिजली तो उसकी लागत 2 रुपये प्रति यूनिट है। 2 रुपये से 6 से 7 रुपये हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। इसका असर क्या होगा कि जो बनने वाली बिजली है उसमें अठन्नी लगभग 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो सकती है। मनी सेंट्रल आपको शायद पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से लगातार ये बता रहा है कि कोयला आयात होना मुश्किल है, अगर हो गया तो इसकी बिजली महंगी होगी, और इस पर आप पहली आधिकारिक मोहर मान सकते हैं। एनटीपीसी की तरफ से आया ये बयान। सर, अब बिजली और सब जगह भी महंगी हो जाएगी? हाँ शुभ, हम ये लगातार बराबर कह रहे हैं कि आयातित कोयला महंगा है और महंगे कोयले से बनने वाली बिजली महंगी होगी, और यही वजह है कि बिजली बनाने वाली कंपनियां आयातित कोयले के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने बहुत दबाव बनाया और हम लगातार सरकार की तरफ से तरह तरह के बयान देख रहे थे। ऐसा पता चला है कि एनटीपीसी करीब 20 मिलियन टन के इम्पोर्टेड कोल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे बढ़ रहा है, और 20 मिलियन टन के इम्पोर्टेड कोल के कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस में, और इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस से पहले एनटीपीसी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उसके लिए ये बिजली मौजूदा घरेलू कोयले की तुलना में करीब 6 रुपए पर यूनिट महंगी हो जाएगी। अब एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा सरकारी बिजली प्रोड्यूसर या जेनको या जनरेशन कंपनीज है। एनटीपीसी जिस रेट से बिजली बेंचमार्क करेगा वही फिर रेट बाकी और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए होगा। इंपोर्टेड कोल की 10% ब्लेंडिंग की इजाजत है डोमेस्टिक कोल में, जो सरकार का नियम है। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों में कोयले के संकट को देखते हुए कंपनियों को ब्लेंडिंग बढ़ाने की छूट भी दी थी कि अगर वो चाहें तो ब्लेंडिंग और बढ़ा सकती हैं। अब यहां से आप बिजली दरों के में तेज और जबरदस्त बढ़ोतरी की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। जैसे ही इंपोर्टेड कोल के कॉन्ट्रैक्ट होंगे वैसे ही हमें पावर एक्सचेंज में बिजली की कीमतें बढ़ती दिखाई देंगी। अभी इंपोर्टेड कोल के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की खबर सामने नहीं आई। एनटीपीसी शायद कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, और एनटीपीसी करेगी तो बाकी जगह भी होगी। अब जबकि एनटीपीसी अपनी बिजली दरों को बढ़ाकर उसे डिस्कॉम्स के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट करती है, बिजली खरीद के समझौते करती है, उसमें अगर वो बढ़ाएगी तो फिर यही प्रोसेस बाकी प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के साथ, जिन्हें हम प्राइवेट जेनकोस कहते हैं, जो उनके साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और यही वो वजह है जिस दूसरे फैसले की तरफ आपने इशारा किया कि राज्य सरकारें कोयले के इंपोर्ट से डर रही हैं अपने भी प्लांट्स के लिए, जो प्लांट उनके हैं।
सर कर क्यों नहीं पा रही राज्य सरकारें? अगर सरकार कह रही है कि कर्ज ले लो, सस्ता कर्ज ले लो, फ्री का कर्ज ले लो, आयात कर लो, राज्य सरकारें कोयला आयात करने से क्यों कतरा रही हैं? उनके बजटों की स्थिति शुभम ऐसी नहीं है कि वो अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति में जब वो पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने का उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, जीएसटी से मिलने वाला कंपनसेशन एक खत्म होने वाला है, उस स्थिति में वो इतना महंगा कोयला इंपोर्ट कैसे करेंगी? दूसरी चीज़ ये कि उस महंगे कोयले के से बनी हुई बिजली वो जिनको बेचती हैं, खासतौर से अपने ही विभागों और डिपार्टमेंट्स को बेचती हैं, वो पुराना बिल तो चुका नहीं रहे, मौजूदा महंगी बिजली को कैसे पास ऑन करेंगे? और यही वो दुविधा है जहां राज्य और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स दोनों फंसे हुए हैं। तो मुझे यहाँ से परिस्थिति दिखती है कि अगले 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर अगर सरकार ने भारत में बिजली दरों के ढांचे को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं किया, या पास थ्रू का जो फैसला लगातार इधर उधर घूम रहा है कि नई कंपनियां अपनी बिजली की लागत को पास थ्रू कर सकती हैं, पर पास थ्रू के सामने पीपीए की दीवार खड़ी हुई है। पीपीए को जब तक आप बदलेंगे नहीं, पावर परचेज एग्रीमेंट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक कंपनियां बढ़ी हुई बिजली की लागत उपभोक्ताओं तक कैसे लेकर जाएंगी? और फिर डिस्कॉम ये गारंटी कैसे लेंगी कि वो बढ़ी हुई बिजली की लागत को वो वसूल पाएंगी? ये सारी चीजें वहां फंसी हुई हैं। तो कुछ राज्य सरकारों के पास फंड्स नहीं है, उन्होंने कोयले की खरीद से मना कर दिया है, तो केंद्र सरकार को पता है, तभी केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं ठीक है, पीपीए से बाहर जाकर कंपनियां राज्य सरकारें पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदना शुरू करें। तो ये डेडलॉक है, किस्म का गतिरोध है जो हमें दिखाई दे रहा है। मतलब सरकार ने कई ऑप्शन दे दिए कि आप कर्ज भी सस्ता ले लीजिए, पीपीए से भी बाहर आ जाइए, एक्सचेंज पे भी बिजली बेच दीजिए, लेकिन आयात कर लीजिए, और राज्य सरकारें उसके बाद भी तैयार नहीं। सर फिर स्थिति आपको क्या बनती दिख रही है? जून कैसी कटेगी? जून बहुत जटिल होने वाला। और सरकार क्यों इतना दबाव? केंद्र सरकार ने ये सब पिछले 5-6 महीने के केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के बिजली मंत्रालय की जो गफलत है उसका नतीजा है, क्योंकि गर्मी का सही अनुमान ना होना, कोयले की आपूर्ति का सही अनुमान ना होना, कोल इंडिया से समय पर उत्पादन ना बढ़ाया जा पाना, समय पर कोयले का आयात ना होना, बहुत सारी चीज़ें। जून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जून में हमें बिजली की और कटौती देखने को मिल सकती है, और जून तक कोयला संयंत्रों को अपनी ज़रूरत के अधिकांश कोयले का स्टॉक कर लेना होता है, क्योंकि उसके बाद मानसून आता है, कोयले की खुदाई, खदानों से निकासी, कोयले की ढुलाई, ये सब मुश्किल हो जाती है। और अभी जो निर्धारित लक्ष्य है कोयला बिजली कंपनियों के पास बिजली घरों के पास, उसमें उसके हिसाब से उनके पास जो टोटल स्टॉक्स है वो बुरी तरह कम है। और जून और जुलाई और अगस्त के लिए जितने स्टॉक की उनको ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से उन्हें या तो कोयला खरीदना पड़ेगा कोल इंडिया को पैसा देकर, और या उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास एक्चुअल कोल स्टॉक की पोजीशन जो बिजली मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय देता है शुभम, जो 165 में से जो 109 थर्मल पावर प्लांट है उनका एक्चुअल कोल स्टॉक 25% से कम है, जो नॉर्मल स्टॉक की लिमिट है, यानी इनके पास केवल 25% कोयला है। तो अगर जून तक ये इंपोर्ट नहीं हो गया, बहुत तेजी से इंपोर्ट नहीं हुआ, कोयला कंपनियों के पास स्टॉक्स नहीं आए, बिजली कंपनियों के पास स्टॉक्स नहीं आए, तो जुलाई और अगस्त में कोयले की जो घरेलू आपूर्ति उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बारिश होने वाली। और यही परिस्थिति हमने पिछले साल देखी थी जब हमने अक्टूबर में बिजली घरों के पास कोयले की कमी, कोयले का संकट देखा था। इसलिए ज़्यादा पैनिक है, इसलिए ज़्यादा दबाव है। तो जून की गर्मियाँ शायद और भारी पड़ेंगी बिजली कटौती के लिहाज से, अगर ये कोयले के आयात की पूरी प्रक्रिया सहज नहीं हुई और तेजी से आयात शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल, तो अंशुमान जी की बात सुनकर लग रहा है अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। लेकिन इस सबके बीच आपको अगर एक राहत की, थोड़ी सी राहत की खबर चाहिए, तो आप ये मान सकते हैं कि कोल इंडिया ने अपना उत्पादन 12% बढ़ा दिया है सर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए। हालांकि उससे बहुत राहत मिल पाएगी ऐसा नहीं लगता। हाँ, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपना उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन उस उत्पादन की आपूर्ति की समस्या है। और कोल इंडिया जब उत्पादन बढ़ाता और उसके बाद कोयला निकल कर बिजली घरों तक पहुंचने में लंबा समय लगता, और ये समस्या हमने पिछले साल भी देखी थी। भारत में कोल इंडिया के उत्पादन में उतनी कमी नहीं थी, कोल इंडिया ने पिछले साल भी उत्पादन बढ़ाया था। भारत में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, भारत में कोयले का पर्याप्त भंडार है, उत्पादन उपलब्ध है। समस्या है उस मैनेजमेंट की, कोल सप्लाई मैनेजमेंट की, जो पिछले साल अक्टूबर में ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम इस साल मार्च तक सरकार मिलकर ठीक नहीं कर पाई। बिल्कुल। तो आज का मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करूंगा। सर आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर, देश विदेश की खबरों पर विश्लेषण के लिए, नजरिया देने के लिए, टिप्पणी करने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। आप देखते रहिए मनी 9। कल होगी मुलाकात। नमस्कार। है, कैसा ही रंगो रूप है।